नाज़रीन, यमन की जानब से अपने हमले बहुत बढ़ा दिए गए हैं। कई बहरी जहाजों को निशाना बनाने की इत्तलात सामने आ रही हैं और यमन मुसलसल इसराइल पर भी हमले जारी रखे हुए है। एक बार फिर जो है वो तल अवीव को निशाना बनाया गया है और कई बहरी जहाजों को हिट किया गया है और यमन इस तरह से हिट कर रहा है कि वो जहाज है वो गर्क हो रहे हैं और अरेबियन सी के अंदर भी यमन ने जो अपने हमले एक्सपैंड कर दिए हैं। इसी दरमियान जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर है उसने काइंड ऑफ स्टेटमेंट जारी की है जिससे ये वाज़ेह है कि ईरान पर हमले की प्लानिंग इसराइल इस वक्त कर रहा है, जिसकी तैयारी मुसलसल ईरान कर रहा है। और रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा आप कह लें कि बॉम्बशेल गिराया और सबसे बड़ी स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हम ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो देने के लिए इस वक्त तैयार हैं। ये बहुत बड़ा प्रपोजल है और रशिया हर अंदाज में इस बात को यकीनी बना रहा है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना हो सके और वो डेटरेंस भी क्रिएट कर रहा है, वो वेस्टर्न जो नैरेटिव है उसको भी वो कन्फ्रंट कर रहा है। तो रशिया ने कहा है कि वो अफजूदा यूरेनियम जो है वो ईरान को देने के लिए तैयार है उसके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। और इसी दरमियान नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा फिनोमेना जो हम देख रहे हैं, जो सब चीजें बदलने जा रहा है, वो चाइना का राइज है और रशिया का रिटर्न है। यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद रशिया की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन अब रशिया जो है एज अ ग्रेट पावर दोबारा से रिटर्न कर रहा है। तो इसके असरात पूरी दुनिया पर हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असरात मिडिल ईस्ट पर हैं और उसके अलावा इस्लामी दुनिया के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि जब सोवियत यूनियन नाज़रीन कोलैप्स किया है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी इस्लामी दुनिया ही को हुआ है। हालांकि यहां पर सोवियत यूनियन से इस्लामी दुनिया ही लड़ रही थी और अगर ये ना लड़ते तो सोवियत यूनियन उस तरह से कोलैप्स ना होता। सोवियत यूनियन यूरोप में जंगों की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ, इधर कोलैप्स हुआ है। तो लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान भी इस्लामी दुनिया को हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले मगरिब के जवाब में उनके पास दुनिया में एक और ऑप्शन एग्जिस्ट करता था और मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं सोवियत यूनियन उसमें शामिल रहा है। कई बार ऐसा मौका आया कि सोवियत यूनियन ने कहा कि अब हम इंटरवेंशन करने जा रहे हैं और उसके बाद इजराइल और यूरोपियन पावर्स को जो है वो पीछे हटना पड़ा। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद सबसे ज्यादा भुगता है मिडिल ईस्ट ने और इस्लामी दुनिया ने, क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। अब जो भी करना है अमेरिका ने करना है और यूरोप ने करना है और वो इजराइल की तसल्लुत के अंदर थे, वो चाहते ना चाहते हुए। अब देखें सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला हो गया, जो है वो उधर कजाफी और अफगानिस्तान, यानी कोई कुछ कर नहीं सका है। तो इसलिए अगर आप एक चीज पूछें कि सबसे बड़ी चीज जो फैसला कुन साबित होगी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि चाइना का राइज और रशिया का जो रिटर्न है। अब नाज़रीन, ताकत का जो तवाज़ुन है वो दुनिया में बदल रहा है और खबर यह है कि मिस्र जिसने 3 से 4 जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ, ठीक है ना, तारीख को साइड के ऊपर ना रखें, ये मैटर नहीं करता कि मौजूदा लीडरशिप कौन बैठी हुई है। इजिप्ट जो है वो चाइना से जदीद तरीन जंगी हथियारों के साथ जदीद तरीन एयर डिफेंस खरीदने जा रहा है, जदीद तरीन रडार्स खरीदने जा रहा है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो इजरायली और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दे सकती है और कन्फ्रंट कर सकती है। दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस मिस्र जो है वो खरीदने जा रहा है। मिस्र अपनी आर्मी को तेजी के साथ जो है वो बिल्ड कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है और मिस्र जो है वो वेस्टर्न तसल्लुत से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से मूव ऑन कर रहा है और वो टेक्नोलॉजीज जो असल में इन मुल्कों के लिए है ही नहीं, यानी जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने जंगी हथियार दिए हुए हैं वो तो इसराइल से लड़ ही नहीं सकते हैं। वो तो इसलिए दिए हुए हैं कि अगर कभी इनका दिल करे कि यमन जैसे मुल्क पर बॉम्बिंग करनी है या आपस में लड़ना है तो ये आपस में लड़ते रहें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि वो इसराइल का सामना कर सके। ना वो एयर डिफेंस है कि इसराइल के जहाजों को रोक सके, ना वो जहाज हैं जो इसराइल पर हमला कर सके। तो इनको तो मुकम्मल तौर पर अपाहिज करके रख दिया गया है। लेकिन अब वो मिस्र जो है वो इक्विपमेंट हासिल करने जा रहा है जो बिल्कुल इसराइल की टक्कर के हैं। तो इधर आप देखें हो क्या रहा है, इसराइल लड़ रहा है ईरान से और वो इस अंदाज में लड़ रहा है कि ईरान आखिरी कंट्री और उसके बाद मुकम्मल मिडिल ईस्ट पर उसका गलबा हो जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, टर्की राइज कर रहा है, इधर इजिप्ट जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यानी कि सबसे बड़ी तब्दीली यहां पर आ रही है और इसराइल जो सोच कर बैठा हुआ है उसको ये उसके मकासद अचीव होने वाले नहीं है। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। इस वक्त इसराइल हिला हुआ है, फोकस उनका ईरान के ऊपर है, इधर से चुपके से इजिप्ट जो है वो चाइना के साथ अपनी डील जो है वो आगे बढ़ा रहा है और वो ईरान की तरफ है, इधर मिस्र जो है वो राइज कर रहा है। तो ये देखे ना, माइनॉरिटी एक लंबे अरसे तक मेजोरिटी पर राइज नहीं रूल नहीं कर सकती और वो भी इस अंदाज में जैसे इसराइल चाहता है, बदमाशी के साथ, जेनोसाइड के साथ, वायलेंस के साथ। तो इस तरह से चलेगा नहीं मामला। तो ये अल्टीमेटली इसराइल के कोलैप्स ही की वजह बनेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन एम्पायर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अमेरिकन एम्पायर, जैसे ट्रंप कहता है कि वो अमेरिका मेक ग्रेट अगेन हो रहा है, अमेरिकन एम्पायर ताकतवर हो रहा है, या फिर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स राय रखते हैं कि अब अमेरिकन एम्पायर को कमजोर करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ट्रंप खुद ही काफी है। तो क्या इन दोनों में से कौन सी चीज सही है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनसे तो यही लगता है कि अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर का जो बुनियादी आइडिया था वो ये था कि यूएस प्लस एलायंस, ये है अमेरिकन एम्पायर। लेकिन यहां पर एलायंस तो तितर बितर हो रहे हैं। अब ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो साउथ कोरिया और जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसको जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। दोनों की इकोनॉमीज अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं
और वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो है वो इतने बड़े टैरिफ लगे। तो या तो उनको मुकम्मल सरेंडर करना होगा अमेरिका के सामने, ठीक है, और सरेंडर करेंगे तो फिर क्या टैरिफ से वो बच पाएंगे, ये एक सवाल है। तो या तो मुकम्मल सरेंडर करना होगा या चाइना से बात करनी होगी, बाकी मालिक से बात करनी होगी, सबसे बढ़कर इस्लामी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उनको एक्सेस करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। अगर आप नोट करें तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नेटो के इजलास में शिरकत नहीं की है, और उन्होंने कॉल किसको की है? चाइना के प्रेसिडेंट को। और जापान द ओनली कंट्री ऑफ मेंबर ऑफ G7 जिसने ईरान पर हमले को कंडेम किया है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये मुल्क जो है वो सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या करना है, और अपने आप को एक डिफरेंट अंदाज के अंदर पोजीशन करने की इस वक्त ये उस कशमकश के अंदर है, और उसमें इनके ऊपर ये टैरिफ लगना। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप साहब इस अंदाज में दुनिया से बात करें और ये कौमें जो है वो उनके कदमों में बैठती चली जाए। देखें, जापान हारा अमेरिका से, लेकिन उसके बाद देखें कभी अमेरिका ने उस तरह से जापान को ट्रीट नहीं किया जैसे ट्रंप जापान को ट्रीट कर रहा है या साउथ कोरिया को कर रहा है। ये ऐसे होता नहीं है। तो इसलिए ट्रंप ही काफी है अमेरिकन एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। और जो अमेरिका के अंदर लड़ाई है उसके अंदर एक नया इजाफा हो गया है। रोज एक ऐसी खबर है कि अमेरिका मजीद एक आपसी एक कियोस के अंदर है। जेफरी एप्स्टीन, इसका नाम आपने सुना है, जो एक बहुत बड़ा यानी कि बदनामे जमाना किरदार है, और जो भी उस बंदे के साथ अटैच है वो अमेरिका का सबसे बड़ा विलन है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा उनका बदनामी जमाना किरदार है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है, यानी बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन ये सबूत ही समझिए कि ये मोसाद का बंदा था, और यानी कि ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, और सारे जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बाकी सिविलियन हैं या अस्करी क़यादत से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ स्कैंडल्स में इन्वॉल्व करके, उनको ब्लैकमेल करके, तो ये कहा जाता है कि मोसाद। लेकिन जो भी है, अब इसके बारे में इलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप जो है ये भी एप्स्टीन के साथ रहा है, और ये एप्स्टीन के उस सारे कारनामों में शरीक रहा। ये जब पिछली लड़ाई हुई, जब ट्रंप की कैंपेन हो रही थी, तो सबसे ज्यादा जो बात हो रही थी वो ये थी कि ट्रंप के आने के बाद एप्स्टीन की जो फाइल है वो रिलीज कर दी जाएगी। जैसे जॉन एफ कैनेडी की फाइल है ना, वो रिलीज नहीं हुई, तो एप्स्टीन, चूंकि उसमें चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो साइंसदान वहां के हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों, यानी यू नेम इट, और वो बंदा एप्स्टीन के, तो सब उस हमाम के अंदर नंगे हैं। तो इसलिए कोई चाह नहीं रहा था, कई सालों से उसकी फाइल जो बंद पड़ी। तो ये था कि ट्रंप आकर वो फाइल जब रिलीज करेगा। आज ये हुआ है कि ट्रंप इंतजामिया ने वो केस ही बंद करने का फैसला कर लिया है, और एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट। इसके बारे में अमेरिकन को तजस्सुस है कि क्लाइंट लिस्ट से मुराद यह है कि एप्स्टीन का एक बाकायदा अपना जजीरा था जहां पर छोटी उम्र की लड़कियां और वो लाई जाती थी और सारा क्राइम वहां पर होता था, यानी कि तो क्लाइंट लिस्ट, एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट, यानी उसके जजीरे पर कौन कौन जाता था। तो ट्रंप इंतजामिया ने कहा कि उसकी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं। यानी ये होता है ना कि उन्होंने 10 बंदों का नाम बताया और एक का नहीं बताया, तो जनाब ये भी शामिल था, ये नहीं, वो कहते हैं एक भी शामिल नहीं था। अब वो इतनी ज्यादा वीडियोस उसकी एग्जिस्ट करती हैं और इतने ज्यादा एविडेंस तो दुनिया के सामने मौजूद है, और ट्रंप इंतजामिया कह रही कि एक भी शामिल नहीं है। तो इलोन मस्क की वो बात वहां पर दोबारा चलने के लिए कि इसका मतलब ट्रंप खुद इसमें शामिल था और इसलिए ये रिलीज नहीं की जा रही है, उन्होंने केस ही बंद करने का ऐलान कर दिया। तो इतनी खप पड़ी हुई है, और यानी कि ये बहुत बड़ा उनका वाकया है। एप्स्टीन का मामला तो उनके लिए बहुत संगीन नौयत का है। वो केस वो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं, मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है, और कहा कि कोई ऐसा स्कैंडल था ही नहीं। तो अमेरिका के अंदर लड़ाई आगे बढ़ रही है, और ट्रंप इधर, इलोन मस्क इधर, अब एप्स्टीन का मामला, रोज कोई ना कोई मामला है, तो वो शदीद दबाव के अंदर है, और अब वो अपने इत्तेहादियों को इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि इनके ऊपर जब सैंक्शन लगेंगी और टैरिफ लगेंगे, तो इसलिए एक एम्पायर जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही है तेजी के साथ। अच्छा, आगाज हम ईरान से करते हैं, जो ताजा तरीन हेडलाइंस है। एक तो इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी ताजा तरीन जो स्टेटमेंट आई है उससे ये वाजे लग रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं ईरान पर हमले की। ये कर सकेंगे, और आगे नतीजा क्या निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हमले की तैयारी हो रही है। वो कह रहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं ऑपरेशनल प्लान्स टू प्रिवेंट द रिहैबिलिटेशन ऑफ ईरानियन कैपेबिलिटीज। अच्छा, ये एक इनकी यही प्ले बुक है, सीज फायर कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं। हालांकि अगर हम ईरान के हवाले से देखें तो ईरान की कोई मिसाइल कैपेबिलिटीज तबाह हुई नहीं है, तबाह होंगी तो वो रीबिल्ड करेंगे। लेकिन ये बयान इसलिए, ये प्लेबुक, और ये इसलिए कहा जाता है कि हमने उनको डैमेज किया है लेकिन वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम, जैसे वो कहते हैं बार बार भी दाइश का रिटर्न ना हो जाए, तो इसलिए हम यहां पर रहेंगे। अब वो हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर हमले करते हैं कि हिजबुल्लाह दोबारा से रीग्रुप ना हो जाए। तो ईरान को कोई डैमेज नहीं हुआ, उनकी अस्करी ताकत के हवाले से, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज के हवाले से कोई डैमेज नहीं हुआ। तो लेकिन बहरहाल अब ये इसका बयान बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान पर हमले की वो बात कर रहा है, एंड वी आर कंसर्न के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ईरान को हेल्प करेंगे मिसाइल देने में और रिस्टोर करने में इट्स कैपेबिलिटीज। पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताया कोई कैपेबिलिटीज उनकी तबाह नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बयान होता है कि भाई हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, हमने उनको बड़ा डैमेज कर दिया है।
तो दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज हेल्प करेंगे, तो वो बिल्कुल करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं और इससे पहले भी कर रहे थे और अब ज्यादा जो है वो करेंगे। तो एक तो इसका बयान हो गया कि इससे हमें बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि वो कह रहे हैं ऑपरेशनल प्लान्स की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो मिसाइल कैपेबिलिटीज रोकने की वो बात कर रहा है, वो कैसे रुकेंगी? हमला करके रुकेंगी ना। तो ये एक बात हो गई। लेवरोव की स्टेटमेंट आई है और उसने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज एग्री टू रिजेक्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान एंड कंसीडर देम अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखें, ब्रिक्स का जो यूनिफाइड स्टांस इस वक्त सामने आ रहा है कि हम ईरान पर हमले को रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इजराइल दोबारा हमला करेगा तो ये पूरे ब्रिक्स के साथ टक्कर होगी, ये बात ध्यान में रख लें। लेवरोव ये कह रहे हैं कि तमाम ब्रिक्स इसके ऊपर इत्तेफाक कर रही है कि ईरान पर हमले को हम रिजेक्ट करते हैं। तो दोबारा हमला होगा तो ये ब्रिक्स अगले हमले के लिए भी तो मैसेज दे रही है ना, सिग्नल दे रही है कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो ईरान को अफजूदा यूरेनियम देने के लिए तैयार है, जो उसके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उसको रिक्वायर्ड होगी। तो यानी कि रशिया पूरी तरह से ये मैसेज दे रहा है वेस्ट को कि हम कोई जवाब नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और इस मसले को हल अगर करना आप चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमले की तरफ जाते हैं तो भी हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये काफी बड़ी ऑफर है। रशिया इस तरह से ऑफर देता नहीं है कि यूरेनियम वो बकायदा ईरान को देंगे, और इससे वो ईरान को ये भी कह रहे हैं कि आप जो इनरिचमेंट वाली शर्त है वो हटा दें और हम अफजूदा यूरेनियम देंगे, अब चूंकि हम गारंटी दे रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, यमन ने हमले नाज़रीन इतने तेज कर दिए हैं कि अभी कुछ देर पहले 2 जहाजों को उन्होंने हिट किया है, कुछ 10-20 मिनट के वक्फे के साथ 2 जहाजों को निशाना बनाया, और पिछले 12 घंटों के अंदर उन्होंने 3 जहाजों को निशाना बना दिया। और साथ क्या हुआ है कि यमन ने ड्रोन्स भेजे हैं, और कौन से रूट से भेजे हैं? जो बहरा रूम है वहां से तल अवीव में ड्रोन्स दाखिल हुए हैं, और जो गुश्तन का इलाका है, यानी बिल्कुल जो तल अवीव का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद एरिया है, उसके ऊपर आकर वो ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, बिल्कुल उसके ऊपर आकर। यानी एक होता है कि बॉर्डर से पहले ही वो इंटरसेप्ट हो गए, एक ये कि बिल्कुल उस आबादी के ऊपर आकर वो जनाब इंटरसेप्ट हुए हैं। तो यमनी ड्रोन्स इन्होंने काफी, ये पहला इस नौयत का ड्रोन है जो इस रूट से गया कि वो पहले इजराइल को क्रॉस करके और फिर बहरा रूम से तल अवीव में दाखिल हो रहा है, और बिल्कुल गुश्तन के ऊपर आकर तो 2 बहरी जहाजों को निशाना बनाया, और इस तरह निशाना बनाया कि वो गर्क हो रहे हैं और उधर इजराइल के ऊपर। और ये ऐलान किया है यमन ने कि अगर जब तक गजा में एड दाखिल नहीं होगी तब तक यहां से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। यानी बहुत ही हार्श लेवल का मुहासरा उन्होंने दोबारा से इंप्लीमेंट शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कोई जहाज यहां से नहीं गुजरेगा रेड सी से जब तक गजा के अंदर एड दाखिल नहीं हो जाती। तो ये एक बात होगी। अब हम मिस्र के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल इस वक्त हिल गया क्योंकि उनका तवज्जो गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, ईरान, ठीक है ना। मिस्र का तो इधर तवज्जो ही नहीं थी, और मिस्र जो है वो चुपके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। देखिए, बात यह है कि इजराइल की जो पॉलिसी है ना, कंटिन्यूअस वॉर, ये अब चल नहीं सकती है, ठीक है ना। ये अब सस्टेनेबल नहीं है। इजराइल अपने कोलैप्स की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक होता है ना कि भाई देखें, एक तो वो बहुत बड़ी नेशन नहीं है, दूसरा वो डिपेंड करते हैं वेस्ट के ऊपर, और आज दुनिया वैसे बदल रही है। तीसरी बात यह है कि देखें, पिछली सेंचुरी में उन्होंने मिस्र को, जॉर्डन को, बाकी अरब और मिडिल ईस्ट के मुल्कों को जंग लड़ी और उनको कमजोर कर दिया, लेकिन ये कौमें दोबारा से राइज कर रही हैं। तो अभी वो ईरान से लड़कर कह रहे हैं कि ईरान को तबाह करेंगे, तो इधर से और कौमें खड़ी होंगी। तो ये इजराइल की जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी, और उसके ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ तकब्बुर और ना के ऊपर। ये मामला जो है वो चलने वाला नहीं है। इजराइल मजीद जंगें करेगा तो वो ऐसा दौर कभी भी नहीं आएगा कि मिडिल ईस्ट की तमाम कौमें उसके कदमों में बैठी होंगी और किसी के पास कोई अस्करी ताकत नहीं होगी और इजराइल होगा। ये दौर कभी भी आने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले महीने और साल अल्टीमेटली इजराइल के कोलैप्स की वजह बनेंगे। तो अब आप देखिए कि एक तो मिस्र और ईरान जब वो तेजी के साथ करीब आ रहे हैं, फिर मिस्र और जो चाइना है वो तेजी के साथ करीब आ रहे हैं, और 3, एक तो टर्की ऑलरेडी एक बड़ी अस्करी ताकत बन चुका है, ईरान ऑलरेडी एक बड़ी अस्करी ताकत बन चुका है, पाकिस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि ईरान को तबाह करने के बाद ये इजराइल का मंसूबा था कि वो पाकिस्तान को हिट करेगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, बहुत सारी जगहों पर डिस्कस हो रही है। तो पाकिस्तान भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में टर्की, ईरान और इजिप्ट जो है, यानी इजिप्ट का अब रिटर्न हो रहा है। इजिप्ट एक बड़ी मिलिट्री पावर था, 3-4 जंगें उसने लड़ी हैं, और सुइज कनाल के ऊपर तो मिस्र ने वो जंग लड़ी थी जिसमें फ्रांस, बरतानिया और इजराइल मिलकर हमलावर हुए थे, और फिर भी मिस्र जब उसने जीत गया था तो वो बहुत बड़ी फतह थी। तो मिस्र एक बड़ी ताकत था और सोवियत यूनियन उसको सपोर्ट करता था। तो अब उसका रिटर्न हो रहा है। रिटर्न किस वजह से हो रहा है? जो दुनिया में रिटर्न ऑफ रशिया है और राइज ऑफ चाइना है, इस वजह से हो रहा है। अब मिस्र जो है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है चाइना से। ये आज खुद इजरायली मैगजीन ने बड़ी रिपोर्ट छापी है, और इजराइल हिला हुआ है और उनको अब समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ से लड़ेंगे। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जब ईरान के साथ हमारी जंग शुरू हुई है 12 दिन में, तो हमने हजारों फौज जो है वो मिस्र और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी थी। हमें यह खतरा था कि यहां से कोई अटैक ना हो जाए। ये ऐसे दुनिया चलती नहीं है।